गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कैसे फॉलो होता है। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली होता क्या है, आपका जो ग्लूकोज था बेसिकली जो आपके सेल्स ने इंटेक किया था, ठीक है, आपके शरीर में गया था, वो किस तरीके से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो यही क्या है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से एंजाइम्स उस वक्त एक्ट कर रहे हैं जब ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन की ज़रूरत है विद हेल्प ऑफ मैनी एंजाइम्स। तो आप सबको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सिर्फ सेल पर डिपेंड करेगा कि वो किस पाथवे को फॉलो करेगा। मान लीजिए अगर आपके सेल ने यूटिलाइज करा है ग्लूकोज, तो वो किस पाथवे को फॉलो करेगा, वेदर वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे फॉलो करेगा, वेदर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा या फिर वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सारे स्टेप्स बेसिकली किसके हैं, ग्लाइकोलाइसिस के हैं। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स किस तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं हम वो पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है बेसिकली, वो किसकी प्रेजेंस में बनता है, हेक्सोकाइनेस की, और क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, सेल लेने लग जाए, तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी ज़्यादा बनेगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बन गया जो कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे सेल की, मान लीजिए। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने से क्या करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम है जो इसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा और इस इनहिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, या फिर इसको कई बार बोला जाता है क्रैबट्री इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्रैबट्री इफेक्ट। इट इज़ द इनहिबिशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बन जाए तो उस वक्त ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द कंपटीशन ऑफ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, क्या, हेक्सोकाइनेस। तो ये फर्स्ट स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से रेगुलेट हो रही है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद एक दूसरा स्टेप आता है, उसमें क्या है, उस स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किस प्रेजेंस के एंजाइम में बनता है, ये है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। अब आप सबको पता है एंजाइम होता है जो, ठीक है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और एक एलोस्टेरिक साइट होती है। एक्टिव साइट वो होती है जहाँ सबस्ट्रेट से आके जुड़ जाएगा, और एलोस्टेरिक साइट वो होती है जहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जुड़ जाते हैं। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कौन से होते हैं, दे कैन बी एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। ठीक है, मान लीजिए अगर इस एलोस्टेरिक साइट पर कोई एक्टिवेटर जुड़ जाएगा तो इस वक्त एंजाइम फुली एक्टिव हो जाएगा और सबस्ट्रेट को जोड़ के रखेगा अपने आप से, अपने आप पर। ठीक है, और मान लीजिए अगर इस एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर जुड़ गया तो क्या होगा, अब ये सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो यही है एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बन पाएगा। और क्या होगा, इस केस में, इस सिनेरियो में क्या होगा, आपके पास एक पॉजिटिव आपके एक्टिवेटर्स होंगे और कई आपके इनहिबिटर्स होंगे। अगर मैं बात करूं आपकी इनहिबिटर्स की, ठीक है, जो इस स्टेप को नहीं होने दे रही हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के, तो ऐसे वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ये स्टेप नहीं होने देंगे, वो कौन कौन से हैं, वो आप यहाँ देखिए, एक एटीपी है और एक सिट्रेट। हम बात कर रहे हैं फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज की, जिसमें हम इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं जो नेगेटिव के साइन से हैं, और
पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो इनहिबिटर्स कौन कौन से है इस स्टेप को जो रोकेंगे, वो कौन कौन से है, एटीपी और सिट्रेट, ठीक है। उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इस स्टेप को बढ़ाएंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे आप, एक्टिवेटर्स बोलेंगे। और उन एक्टिवेटर्स में कौन कौन सा है, एडीपी है, एएमपी है, फॉस्फेट है, या फिर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके एक्टिवेटर्स के। उसके बाद बात करते हैं आपकी थर्ड स्टेप है जो आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जब बनेगा तो उसके लिए एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज की बेसिकली दो फॉर्म होती है, एक होती है एक्टिव फॉर्म और एक होती है इनएक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म कैसे बनती है, तो अगर हम बात करें अगर इनहिबिटर की, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए बात कि फोस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा तो उसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज के लिए कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, आप ये देखिए, एटीपी है, एसिटाइल को एंजाइम है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, एलानाइन है और ग्लूकागन है। तो इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकागन का रोल क्या है, वो किस तरीके से एक इनहिबिटर का रोल कर रहा है, मतलब कि ग्लूकागन कैसे फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट को नहीं बनने देगा, ठीक है। तो कैसे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका पायरुवेट काइनेज है, तो पायरुवेट काइनेज की मान लीजिए एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी, ये डी फोस्फोराइलेटेड, ठीक है। तो ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव कैसे होगी, जब क्या होगा, ग्लूकागन किससे कनेक्ट होगा, साइक्लिक एएमपी से, ठीक है। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट काइनेज ये एक एंजाइम है, ठीक है। जब भी ग्लूकागन जो कि एक इनहिबिटर है, जब ये सी ए एम पी जो साइक्लिक ए एम पी डिपेंडेंट काइनेज से जुड़ेगा, तब जो आपकी पायरुवेट काइनेज एंजाइम है इसकी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी के चलते आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट होगा, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था, वो एक इनहिबिटर था, ठीक है। ग्लूकागन इज ए इनहिबिटर, ठीक है। और उसी तरीके से ये इनएक्टिव फॉर्म दोबारा एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है विद हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉस्फेट, जब अगर सेल की ज़रूरत है कि नहीं मुझे अब दोबारा से क्या बनाना है, पायरुवेट बनाना है, तब उस वक्त प्रोटीन काइनेज जुड़ जाएगा और यहाँ से फॉस्फेट निकल जाएगा और दोबारा से आपका पायरुवेट काइनेज बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका बेसिकली रेगुलेशन होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसकी रोकथाम कैसे होगी, ठीक है। तो एंजाइम उसको रोक देंगे, ठीक है। अगर कोई किसी की रिक्वायरमेंट है तो एक्टिवेटर्स का रोल आता है। अब मान लीजिए इसी की स्टेप की बात करूं, फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट अगर बनना है, ठीक है, तो उस वक्त एक्टिवेटर का काम क्या करता है, ये है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये क्या क्या काम करता है, एज अ एक्टिवेटर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पहले से ही बन चुका है बहुत सारा, ठीक है। तो अगले स्टेप में तो जरूरी है ना कि ये बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है, एज अ एक्टिवेटर काम करता है। और पास्चर इफेक्ट बेसिकली क्या है, आपका क्रैप्टर इफेक्ट मैंने बता दिया था, इस स्टेप में था। और पास्चर इफेक्ट क्या था आपका, बेसिकली इट इज़ द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्शन। तो ये देखिए, इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका पास्चर इफेक्ट, ठीक है। और इसको आप रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। इसको रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही डिपेंड करती है, यही सिर्फ स्टेप डिपेंड करता है कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस या तो बहुत तेज हो रही है या फिर बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपका डिस्कस टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज से पायरुवेट बन चुका है, ठीक है। अब ये पायरुवेट क्या है, किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम तो दोबारा से सिट्रिक एसिड में जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बड़ा सारा कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे और आपका एटीपी निकलेगा, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप था ग्लूकोज को तोड़ने का, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का, वो ग्लाइकोलाइसिस था। उसके बाद दोबारा टूटेगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में, जहाँ पे एटीपी भी बनेंगे आपके बड़े सारे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम अकर्स अंडर
एरोबिक कंडीशंस, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, ये वाला जो स्टेप है ये एरोबिक कंडीशन में बनेगा बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। It is catalyzed by a complex enzyme system called pyruvate dehydrogenase complex, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात है कि एरोबिक कंडीशन में बनेगा, ठीक है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इसको कैटेलाइज कौन करेगा? पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम को कैटेलाइज कौन करेगा? ये करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स है और कोएंजाइम्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का एक बेसिकली ग्रुप है जो कि कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पढ़ रहे थे? कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। मगर ये जो स्टेप है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम कौन कौन से हैं? E1 एंजाइम जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। E2 डाईहाइड्रोलाइपोल ट्रांस एसिटाइलेस और E3 डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस। तो तीन एंजाइम है। E1 कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। E2 डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस और E3 डाईहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और उसके बाद आपके बड़े सारे कोएंजाइम्स भी हैं इसमें, ठीक है। फॉर द एक्टिविटी ऑफ थ्री एंजाइम्स, अब इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी हमने रेगुलेट करना है, किससे? 5 कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं? DPP जिसको बोला जाता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, लाइपोमाइड, FAD या फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और आपका कोएंजाइम A, ठीक है, और NAD पॉजिटिव। तो ये बेसिकली कोएंजाइम्स हैं जो आपका रेगुलेट करेंगे इन तीन एंजाइम्स को। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ओवरऑल इसमें। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे पायरुवेट था, ठीक है। पायरुवेट में डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है। पायरुवेट में क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ से देखिए CO2 निकल गया, ठीक है। अब CO2 निकल गया और अब जो पहला कोएंजाइम है इससे जुड़ेगा, वो कौन सा है? TPP, ठीक है। अब TPP इसके साथ मिलकर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट एंजाइम E1 दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, ठीक है। ये आपका पहला कोएंजाइम था, ये आपका पायरुवेट था, इसके डिकार्बोक्सिलेशन हो गए, CO2 निकल गया और अब क्या बनाया? हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, ठीक है। अब ये बन गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो सेकंड होगा आपका, उसके बाद आपका डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस, जो आपका नया एंजाइम लगेगा, जो सेकंड एंजाइम है वो आपका क्या लगेगा? डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस किस पर एक्ट करेगा? इथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल TPP पर, ठीक है। ये अब किससे रिएक्ट करेगा? इस एंजाइम से, ठीक है, और क्या बनाएगा? एसिटाइल लाइपोमाइड, ठीक है। एसिटाइल लाइपोमाइड बन गया अब, ठीक है। अब क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये बनने के बाद अब ये एसिटाइल लाइपोमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रिड्यूस्ड लाइपोमाइड में, ठीक है। और जो रिड्यूस्ड लाइपोमाइड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कोएंजाइम A, ठीक है, जो हमारे पास कोएंजाइम था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड लाइपोमाइड। अब ये रिड्यूस्ड लाइपोमाइड किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये हमको रिएक्शन पूरी भी तो करनी है ताकि हमारा यहाँ पे एसिटाइल लाइपोमाइड दोबारा बने, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म हमको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है, लाइपोमाइड की। तो ये कैसे कन्वर्ट होगी? FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। आपको पता है हमारे पास FAD भी था, ठीक है, वहाँ पर। और इसके लिए जब रिड्यूस्ड फॉर्म लाइपोमाइड की ऑक्सीडाइज्ड में कन्वर्ट होगी तो थर्ड एंजाइम जो हमारा यूटिलाइज होगा वो कौन सा होगा? डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस। देखिए ये है वो डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे FADH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब FAD जब FADH2 में कन्वर्ट होगा तो देखिए अब जो FADH2 के पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करेंगे? NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या रिलीज किया? NADH और H पॉजिटिव, ठीक है। ये होने के बाद
NADH आपको पता है कि एक NADH 3 ATP बनाएगा, 3 ATP बना दिए और ये ATP आपका किस में जाएगा, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ से चले जाएंगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है आपका यहाँ पे जो आपका पायरुवेट था वो बेसिकली कन्वर्ट किस में हो गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका बताता है कि किस तरीके से पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया और ये फिर कहाँ जाएगा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई। इसके बाद जो थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू।